जिसका जिसका क्या होता है, ब्लू कलर होते हैं। और ब्राइट रेड या रोजी रेड लिखा हो तो किसका होता है, निकल का। Na2 प्लस DMG होल ट्वाइस, DMG होल ट्वाइस, इसका क्या होता है, कैसा कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो ब्राइट रेड या रोजी रेड। एक क्वेश्चन तुम लोग भी करो तो देखिए इसमें कौन सा कंसेप्ट लगाते हैं। सर जो प्रैक्टिकल में हमने पढ़ा था और क्लास 12th में वो पढ़ना है सर। प्रैक्टिकल में जो पढ़ा था, यस सर 12th में। मतलब टेस्ट के लिए पढ़े हो, यस सर, वाला। यस सर, यस सर। याद रहना चाहिए, क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन जनरली IIT और नीट में जनरली नहीं आता है। IIT में पूछते हैं। सर फ्लेम टेस्ट जैसी चीजें आ गई थी बस। हाँ? फ्लेम टेस्ट जैसी चीजें आ गई थी, बट वो तो एस ब्लॉक में भी है। तो ये S ब्लॉक का था ना, एस ब्लॉक में। वो तो याद करना ही पड़ता है। NCERT में बिल्कुल बॉक्स में बना करके लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन है, यस a solution contain 0.1 molar Cl minus 0.001 molar CrO4 2 minus, इस दोनों में AgNO3 ऐड किया गया है। इस दोनों सॉल्यूशन में AgNO3 ऐड किया गया है। आगे assuming that the addition does not change the volume KSP, यहाँ बनेगा क्या चीज बताओ तो, AgCl का प्रेसिपिटेट, और यहाँ किसका बनेगा, Ag2CrO4 का। KSP AgCl का दिया गया है 1.7 into 10 to the power minus 2, और KSP Ag2CrO4 का दिया गया है 1.9 into 10 to the power 10 minus 2, 10 to the power minus 10, और ये दिया गया है 10 to the power minus 12। अब पूछ रहा है, इसमें 4 ऑप्शन लिखा हुआ। अब ऑप्शन हम पढ़ करके सुनाते, लिखेंगे नहीं। AgCl precipitate first because its KSP is high. Ag2CrO4 precipitate first as its KSP is low. Ag2CrO4 precipitate first because the amount of Ag plus needed is low, or AgCl will precipitate first as the amount of Ag plus needed to precipitate is low। सबसे पहली बात, इस दोनों में प्रेसिपिटेशन किसका पहले होगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। AgCl का सॉल्युबिलिटी कितना होगा ये मैं बता देता हूं। देखो KSP = x² होगा। क्यों, ये बात समझ में आ रही है, करके दिखाऊं मैं, ये करके दिखाऊं या समझ में आ गया? यूनिट भी m² में है उसका। हाँ तो हम कह रहे x² होगा या नहीं होगा? यस। तो x = क्या हो जाएगा, √KSP, और KSP Ag2CrO4 का होगा 4x³। करके दिखाओ या समझ गए, जल्दी बताओ। ये सब तो वैसे भी आना चाहिए। जैसे ही 2 बोल में टूट रहा है Ag2CrO4, तो कैसे टूटेगा, 2Ag प्लस CrO4 2 माइनस, अगर सॉल्युबिलिटी x तो ये बनेगा 2x, ये बनेगा x। अब KSP = क्या लिखते, Ag प्लस के कंसंट्रेशन का पावर कितना, 2 into CrO4 2 माइनस, तो 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x² into x कितना आ जाएगा, 4x³ आ जाएंगे, ये बताओ तो। यस। तो x = यहाँ पर क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ KSP बाय 4 का क्यूब रूट, यही होगा। अब अगर दोनों x² रहता था तो हम KSP पर आंसर दे देते। जिसका KSP ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जिसकी KSP कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। पहले प्रेसिपिटेट हो जाएगा कौन, जिसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस था, ये बात हम जब पढ़ा रहे थे तो उस समय भी डिस्कशन किया था। दोनों में एक का सॉल्युबिलिटी x² होगा, एक का x³ के टर्म में होगा, तो सॉल्युबिलिटी दोनों का अलग अलग होगा।
तो KSP सिर्फ देखने से, अगर इसमें AgCl AgBr ऐसे दो रहते जो x² में टूटता, तब तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, तब तुम क्या देख लेते, KSP। लेकिन यहाँ जब दोनों के नंबर ऑफ स्टोइचोमेट्रिक अलग अलग है, तब तुम क्या देखोगे, x मतलब सॉलिडिटी। अब बताओ इसमें सॉलिडिटी किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, क्यूब रूट है तो 10⁻⁻⁴ के टर्म में आ जाएगा, और ये 10⁻⁻⁵ के टर्म में आ जाएगा। किसकी सॉलिडिटी कम है बताओ तो, Ag2Cr4। इसका 10⁻⁻⁴ के टर्म में आएगा, इसका 10⁻⁻⁴ कौन सी वैल्यू कम है मैंने पूछा, अच्छा AgCl की कम। AgCl। तो पहले प्रेसिपिटेट कौन सा होगा, AgCl। AgCl। इसलिए नहीं जो KSP इसका कम है या ज्यादा है, इसलिए इसकी सॉलिडिटी क्या है। अरे ये बात समझ में कि सिर्फ KSP कब देखते हैं, आप लोग समझ रहे हैं, KSP कब देखते हैं, यूनिट सेम। जब x² रहता सब में, या 4x³ सब में रहता, सब में नंबर ऑफ आयंस क्या रहते, सेम रहते, तब तुम सिर्फ क्या देख लो, KSP। इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 3 4 सॉल्व दे देता है, जो क्वेश्चन का पैटर्न है, सॉलिबिलिटी S1 S2 S3 S4 which is the correct। तो सिर्फ अगर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है तो तुम सिर्फ क्या देख करके आंसर दे दो, KSP। जिसकी KSP ज्यादा होगी, S की वैल्यू सॉलिडिटी उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन अगर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग अलग है, तब फिर तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तब तुम्हें क्या देखना है, समझ में आया, X की वैल्यू। इसमें कौन जल्दी प्रेसिपिटेट होगा, यही क्वेश्चन था, कौन प्रेसिपिटेट होगा, AgCl, क्योंकि इसकी इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कि AgCl precipitates first because its KSP is high। KSP से तो इसका मतलब ही नहीं है, KSP से मतलब, और वैसे भी ये गलत है, प्रेसिपिटेट फर्स्ट करेगा जब KSP हाई होगा, तो प्रेसिपिटेट कैसे फर्स्ट करेगा, हाँ। ये बता दो, ये सही है या गलत है, पहले बता दो। गलत। KSP अगर हाई होगा तो प्रेसिपिटेट तो जल्दी होना ही नहीं चाहिए, नहीं ना होना चाहिए, यस सर। ये तो ऑप्शन अपने आप गलत हो गया। तब तो हमारे हिसाब से एक ही ऑप्शन इसमें बचा हुआ है, फोर्थ होगा, हैं? उसमें अमाउंट ऑफ Ag के बारे में लिख रखा है, बट वही होगा फिर तो। हाँ, वही मैंने X के बारे में लिखा है, Ag प्लस के बारे में तो लिखा हुआ है, किसके बारे में लिखा हुआ है, X के बारे में। Ag प्लस कितना होगा, उसमें X होगा, मैं सॉलिडिटी के बारे में लिखा। और सर एक बार मेटामर्स बता दीजिए। इसका जनरली अगर बेटा मेरिडियम के क्वेश्चन आते हैं तो सुन लेना, ईथर से आएगा या ईस्टर से, ये बात समझ। अगर मेटामर्स के क्वेश्चन आएंगे कहां से आ सकता है, दो जगह से आ सकते हैं जनरली, एक कहां से, ईथर, और दूसरा कहां से, ईस्टर। वैसे और भी होता है, एमाइंस, लेकिन जनरली क्वेश्चन आते हैं ईथर से और ईस्टर से। मेटामर्स क्या होते हैं, जिसमें अल्काइल ग्रुप अलग अलग, अल्काइल ग्रुप डिफरेंट, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, इसको क्या बोलेंगे हम, मेटामर्स बोलेंगे। ईथर्स में यूज होता है, ईथर्स में जैसे CH3 CH2 CH2 OCH3, मिथॉक्सीप्रोपेन, और इसी को लिख दिया CH3 CH2 OCH2 CH3, ये क्या हो गया, इथॉक्सी ईथेन, या इसको पढ़ोगे कॉमन में प्रोपाइल मिथाइल ईथर, क्या पढ़ोगे, एन प्रोपाइल मिथाइल ईथर। इसको क्या पढ़ोगे, इथाइल इथाइल, डाई इथाइल ईथर। अल्काइल ग्रुप क्या है, अलग अलग है। इसी में अभी एक बच्चे क्वेश्चन पूछ रहा था, अब ये भी अल्काइल ग्रुप है, सही, इसमें भी 4 कार्बन है, आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर, आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। देखो इस तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4H10O, लेकिन क्या चीज डिफर कर रहा है, अल्काइल ग्रुप, ये क्या कहलाएगा, मेटामर्स। दूसरी बात है
ईस्टर में यूज होती है। इस कंपाउंड को देखो, मिथाइल प्रोपेनोएट, इसका नाम क्या होगा? इथाइल इथेनोएट। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4H8O2। इसमें अल्काइल ग्रुप जो O के साथ लगा हुआ है मिथाइल, इसमें O के साथ क्या लगा हुआ है? अल्काइल ग्रुप अलग अलग हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, तो इसको क्या बोलते हैं? मेटामर्स। मेटामर्स। तीसरा जगह ये यूज होता है कहां पर? एमाइंस, खास करके सेकेंडरी और टर्सरी एमाइंस। देखो तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, अल्काइल ग्रुप अलग अलग लग रहे हैं। इसका नाम क्या दोगे? एन मिथाइल प्रोपेनोएमाइन। इसका नाम क्या दोगे? एन इथाइल इथेनोमाइन। अल्काइल ग्रुप अलग अलग है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। क्या कहलाएगा ये? मेटामर्स। सर इसमें अगर हम लोग जैसे ये आपने सेकेंडरी अमीन ले रखा है, इसको सेकंड वाले को अगर टर्शरी अमीन बना दे तो मेटामर नहीं रहेगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो। देखो यहाँ पर मैं अब हम उसको फॉलो करेंगे। RTFMCP याद है? कुछ लिखाया था मैंने आइसोमेरिज्म के जो फर्स्ट क्लास में हमने लिखाया था, जो तुम क्या फॉलो करोगे, याद है क्या? क्या था? किसको याद है ऑर्डर? मुस्कान याद है किसको? हेलो हेलो, जी भाई। हाँ वो करवाएंगे पीछे वाले जो है एक्स्ट्रा करवाएंगे, जो इसका छोटा भी है ना वो भी करवाएंगे। हाँ 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 हाँ, क्या मैं तो बात करने लगा क्या? हाँ क्या था? आर क्या ऑर्डर था बोलो? TFMCP, बिल्कुल सही, RTFMCP। ये कहा था रिंग चेन आइसोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, पॉलीमेरिज्म। अब वो फंक्शनल भी होगा और मेटामेरिज्म भी होगा। अब बताओ किसमें करेक्ट हम ट्रिक करें? ऑप्शन में अगर फंक्शनल भी और मेटामेरिज्म है, किसको हम ट्रिक करें? फंक्शनल। फंक्शनल है वो तो मेटामेरिज्म भी है, लेकिन हम क्यों नहीं मेटामेरिज्म के अंदर ले रहे हैं? तो ऑर्डर क्या है? RTFMCP। समझे इस बात को? यस। अब मान लो ऑप्शन में फंक्शनल नहीं है, तब तो तुम किसको टिक कर दोगे? मेटामर्स। लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो फंक्शन रहेगा। आगे बढ़ो। सर अल्कोहल और फिनॉल कौन से आइसोमर है? अल्कोहल और फिनॉल। अल्कोहल और फिनॉल आइसोमर्स के लिए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अल्कोहल और फिनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे सेम होगा? ये बात नहीं समझ में। सर इसमें दिया था कि फंक्शनल आइसोमर होते हैं। मुझे नहीं मालूम है, होता होगा, मुझे नहीं मालूम। अल्कोहल क्योंकि आइसोमर्स का तो पहला ही कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। आइसोमरिज्म तो क्या होते हैं? जब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो। और अल्कोहल और फिनॉल का, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1OH। जो फॉलो नहीं करेगा कौन सा? फिनॉल।
तो अल्कोहल और फिनॉल तो हमारे हिसाब से आइसोमर्स बनेगा ही। आइसोमेरिज्म में तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए ना, तो कोई एग्जांपल दे दो जिसमें अल्कोहल और फिनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाए। नहीं होगा? नहीं है सर। तो तब जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं हुआ तो आइसोमेरिज्म कहां से होगा? यस सर। अल्कोहल कौन कौन से आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, ये बात हो सकता है, या फिनॉल कौन कौन से आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, इसमें हो सकते हैं। अल्कोहल में चेन आइसोमेरिज्म हो सकता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो सकता है। क्योंकि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कौन सा होगा? ईथर। और आगे सर डीएनए ब्लॉक के क्वेश्चंस करवा दीजिए और बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स, बायो का स्टूडेंट है, मुझसे बायोमोलिक्यूल्स सर डीएनए तो करवा दीजिए। डीएनएफ में कुछ चीजें तुम्हें याद करना पड़ेगा, अभी बताते हैं। खास करके K2Cr2O7 और KMnO4, पोटासियम डाइक्रोमेट और पोटासियम परमैंगनेट इंपोर्टेंट है। इसके क्वेश्चन आते हैं आईआईटी में भी और नीट में भी। बाकी जो जनरल प्रॉपर्टीज है उसके, लेकिन थोड़ा सा पहले तो सोप्स और डिटर्जेंट बाकी था कुछ, इसमें हम उसमें कर रहे थे। थोड़ी बातें कर लो, उसके बाद हम केमिस्ट्री एवरी लाइफ का कुछ पोर्शन बचा हुआ था। ड्रग्स हमने करवा दिया था शायद। ड्रग्स में याद कर लेना सारे एग्जाम्पल, खास करके एंटीबायोटिक्स को ठीक से बार बार रिपीट कर रहे हैं। एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम, और एक कौन सा बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक, इसके एग्जांपल जरूर ध्यान में रखें। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है क्लोरोमफेनिकल। जितने भी नीट वाले बच्चे हैं अभी सुन लो, क्लोरोमफेनिकल के बारे में ध्यान में रखना। ये कैसा एंटीबायोटिक है? बैक्टीरियोस्टैटिक। ब्रॉड है या नैरो है? ब्रॉड है। कहाँ कहाँ यूज होता है, जल्दी जल्दी बता दो तो। सर डिप्थीरिया, टाइफाइड के लिए, दूसरा यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए, डिसेंट्री के लिए, एक्यूट फीवर के लिए, जीआईटी की मेडिकल इन्फेक्शन के बारे में पूरा एक पैराग्राफ एनसीईआरटी में देखोगा, बहुत इंपोर्टेंट है कंपटीशन के लिए, इसलिए उसको मिस नहीं करना। एक पेनिसिलिन या पेनिसिलिन जी किस तरह का है, ये बता तो। बैक्टीरियोसाइड, जल्दी जल्दी बता दे। बैक्टीरियोसाइड, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, नैरो स्पेक्ट्रम? नैरो स्पेक्ट्रम। ये ध्यान में जो इंपोर्टेंट बात सब है वो याद रखना। हम बता रहे थे फूड एडिटिव में आर्टिफिशियल स्वीटनर बताया था, एस्पार्टेम। कोल्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सा यूज होता है? एस्पार्टेम। एलिटेम का क्या लिमिटेशन है, जल्दी बता दो सर। स्वीटनेस कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, हाई पोटेंसी 2000 टाइम्स स्वीटर देन किससे? केन शुगर। सुक्रालोज, ये जनरली यूज होते हैं, हाँ, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर होता है। कौन सा? सुक्रालोज। अब एक तो याद रखना कुछ बात। फूड प्रिजर्वेटिव। सर सैकरिन और सुक्रालोज अलग अलग है ना? हाँ, फूड प्रिजर्वेटिव जो फूड में माइक्रोब्स के ग्रोथ का रोकता है। इसका एग्जांपल सोडियम बेंजोएट, जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया गया, उसी होते बहुत सारे हैं, लेकिन सोडियम बेंजोएट। और दूसरा होता है एंटीऑक्सीडेंट, ये भी फूड को प्रिजर्व करता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस बता सकते हो? एंटीऑक्सीडेंट और फूड प्रिजर्वेटिव में डिफरेंस बता दो। दोनों फूड को स्पाइलेज से रोकता है, लेकिन डिफरेंस बता फूड प्रिजर्वेटिव और एंटीऑक्सीडेंट। ये माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोकता है। ये कभी तुमने बचपन में रेंसिडिटी पढ़ा था? यस।
ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तब खराब हो जाता है, तब क्या उसके बचाने के लिए ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग होता है, एसिडिटी रोकता है, एंटीऑक्सीडेंट। और इसका एग्जांपल BHT और BHA, फुल फॉर्म ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। कुछ स्ट्रक्चर सब तो देख लेना इसका, उसे हाइड्रोक्सी ग्रुप डाल दो, टोलिन डाल दो और ब्यूटाइलेटेड टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप सी, इसको ऑर्थो पोजीशन पर दो। यही है BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, इसमें यहाँ OH रहने दो, यहाँ CH3 के जगह पर OCH3 कर दो, OCH3 बेंजीन पर OCH3, इसका कॉमन नेम क्या होता है? कॉमन नेम क्या होता है? एनिसोल। और इसके मेटा, इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर CCH3 होता है एक ही जगह पर, और ये होता है BHA। तो फूड प्रिजर्वेटिव और एंटीऑक्सीडेंट, तो 3 टॉपिक पढ़ना था इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिफिशियल स्वीटनर, इस बात को ध्यान में रखना, मतलब फूड आइटम से अगर क्वेश्चन आता है। अब लास्ट टॉपिक इसमें था क्लींजिंग एजेंट। क्लींजिंग एजेंट में 2 पढ़ना है, सोप्स एंड डिटर्जेंट। पहले सोप्स, ये सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, एग्जांपल सिर्फ तुम्हें ध्यान में रखना। C50 H30। देखो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड याद रखने का तरीका बता देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर लिखते हैं C2H5, एक H हट करके क्या लगा दिया? COH, अल्केन में से एक एसिड, ये अल्काइल ग्रुप हो गया। जैसे एक CH4 होता है क्या हो जाता है? CH3COH, देख रहे हो? CnH2n+2 एक है, तो C15 होगा तो H कितना होना चाहिए? 32, एक H हटाया क्या लगा दिया? COH, और H हटा करके Na लगा दे या K लगा दे, एक हो जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, एक क्या हो जाएगा? पोटासियम सॉल्ट। और ये क्या करेगा? इसका नाम होता है सोडियम पाल्मिटेट, सोडियम पाल्मिटेट। इसमें से कौन सा सूप नहीं है हम उसके लिए बताते हैं। C15, C16, H बताओ कितना होगा? जल्दी बताओ। 33, और यहाँ क्या? CONA या K, सोडियम ओलिएट। C17, तब H कितना होगा? T5, CONA या K, सोडियम एस्टियरेट। ये तीनों क्या है? सोप्स। अब इसमें अगर Na लगा रहता है तो इसको हार्ड सोप भी बोला जाता है, और पोटासियम लगा रहता है तो सॉफ्ट सोप कहते हैं। इस दोनों में बेटर कौन सा होता है? पोटासियम। स्किन को कम नुकसान पहुंचाता है कौन सा? ये ध्यान में रखना, सोडियम और पोटासियम में बेटर कौन सा होता है? पोटासियम। पोटासियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सोप जो बनते हैं, इस रिएक्शन का नाम होता है सैपोनिफिकेशन।
सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन में जैसे किसी का सैपोनिफिकेशन का कौन सा करेक्ट है या इनकरेक्ट है रिएक्शन इसमें देखना। ये COO अब यहां पर CH2 CH अब COH होता तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और COR हो गया तो ये कौन सा कंपाउंड हो गया, जल्दी बता दो। ईस्टर। ये क्या हो गया, ये कौन सा कंपाउंड हो गया, ईस्टर। जो कहां होते हैं, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सोप जिससे बनते हैं, ईस्टर से बनता है, जो कहां होते हैं, फैट्स एंड। अब इसमें जब हम NaOH एक्वस डालते हैं, इसी रिएक्शन का नाम देते हैं सैपोनिफिकेशन। अब बड़ा सिंपल सी बात देखते रहना, 3 मॉलिक्यूल हमने एक ही बार लिख दिया है, ये बॉन्ड ये बॉन्ड, हाइड्रोलिसिस कहते हैं। हाइड्रोलिसिस कहते हैं ईस्टर का, तो CO अलग और R वाला पार्ट अलग। Na इधर लग जाएगा, OH इधर लग जाएगा, Na इधर लग जाएगा, OH इधर लग जाएंगे, Na इधर लग जाएगा, OH इधर लग जाएगा। बताओ तो क्या बनेगा, ये सोप बन गया। 3 मॉलिक्यूल क्या बन गया, C17H35 CONA प्लस। अब ये CH2 है, ये कौन सा कंपाउंड है, जल्दी बता दो। इस कंपाउंड का नाम जानते हो, कौन सा कंपाउंड है ये, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल। तो which is the by-product of soap industry, क्या होता है। अब इसका नाम, जो किससे सोप बनते हैं, इसका नाम क्या है। अब इस सोप का नाम हम क्या बताए, C17H35 का। देखो सब एक तरीका है याद रखने का। सोडियम एस्टिएरेट बताया था, एस्टेरिक एसिड का ये सॉल्ट होता है। अब तुम क्या कर दो, सिर्फ ग्लिसराइल लगा दो, इसका नेमिंग और पूछे, ग्लिसराइल एस्टेरेट। अब तुम 3 नाम बता दो जिससे सोप बन सकते हैं, ग्लिसराइल एस्टेरेट, ग्लिसराइल ओलिएट और ग्लिसराइल पाल्मिटेट। तो पाल्मिटेट लेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम पाल्मिटेट, C15 वाले। ओलिएट लेंगे, सिर्फ नाम क्या होगा रखने की जरूरत रहेगी, नाम आ रहे हैं क्वेश्चन ऐसी, क्या नाम होगा, ग्लिसराइल पहले लगा दो। C15 वाला का नाम क्या बताया था, पाल्मिटेट। C16 वाले का नाम क्या बताया था, ओलिएट। और C17 वाले का नाम क्या बताया था, एस्टेरेट। और उससे पहले क्या लगा दो, ग्लिसराइल। जब सैपोनिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो कुछ बातें और ध्यान में, जो कॉमन सॉल्ट डालते हैं, कॉमन सॉल्ट का क्या फंक्शन होता है। कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ काम करता है। और व्हाइट कॉमन सॉल्ट इज एडेड आफ्टर सैपोनिफिकेशन टू प्रेसिपिटेट सोप फ्रॉम ग्लिसरॉल। मतलब ग्लिसरॉल और सोप का मिक्सचर मिलता है, उसे सोप को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए क्या ऐड किया जाता है। सोप भी कई तरह के होते हैं, शेविंग सोप होता है, सोप चिप्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट सोप होता है। तो 2 बातें जो इंपॉर्टेंट है, शेविंग सोप में ग्लिसरॉल ऐड किया जाता है। to prevent rapid drying,
ग्लिसरॉल क्यों ऐड किया जाता है? टू प्रिवेंट। ट्रांसपेरेंट सोप में क्या ऐड किया जाता है? ये सब कुछ बातें हैं एनसीईआरटी में, बहुत लंबी कहानी होता है, तो मैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम लिख देते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल, ethylene glycol is added to make transparent soap. इसका लिमिटेशन था, जो हार्ड वाटर में ये एस्कम बना लेते हैं, इसका क्लीनिंग एक्शन नहीं होते हैं। तो क्या चीज होता है हार्ड वाटर में? एस्कम बनते हैं। एस्कम का क्या फॉर्मूला होता है? सिर्फ इतना बात याद है, एस्कम का फॉर्मूला? सर C17H35। हाँ, देखो ये सोप, कोई सा सोप ले लेते, जैसे C17H35 CONH सोप हो गया। और हार्ड वाटर में क्या रहता है? कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड। ये कहां पर है? हार्ड वाटर। अब ये जो रिएक्ट करता है तो ये बन जाता है C17H35 CO प्लस NaCl। बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस हो जाएगा। और यही फॉर्मूला किसका है? अब इसका नाम क्या होगा? कैल्शियम स्टेरेट। क्या नाम होगा? कैल्शियम स्टेरेट। अगर यहीं पर में ओलिएट रहता तो C16H33 CO हो जाता, तब नाम क्या हो जाता है? कैल्शियम ओलिएट या कैल्शियम पाल्मिटेट। ये किसका फॉर्मूला है? एस्कम का। ये इनसॉल्युबल होता है और इसीलिए क्लीनिंग एक्शन नहीं होता है, ये अटैच नहीं होने देता है किसको? सोप को। मिसल्स का फॉर्मेशन से रोकता है। तो दूसरा जो था डिटर्जेंट, इसको सोपलेस सोप भी बोलते हैं। एक्चुअल में ये सोप नहीं है क्योंकि सपोनिफिकेशन से फॉर्म नहीं करता है, लेकिन इसकी क्लीनिंग एक्शन होती है किसमें? हार्ड वाटर में भी और सॉफ्ट वाटर में भी। सोप की तरह क्लीनिंग एक्शन होता है, लेकिन एक्चुअल में ये सोप नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सोपलेस सोप बोलते हैं। 3 तरह के होते हैं। इंपोर्टेंट है ओके। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं आईआईटी और नीट दोनों में, जिसमें बहुत कुछ बातें ऐसी लिखी हुई है। टाइप्स, एनायनिक डिटर्जेंट, तीन कौन कौन सा होता है? एनायनिक, कैटायनिक और नॉन आयनिक। एनायनिक, कैटायनिक और इसमें सबसे कॉस्टली कौन सा होता है? कैटायनिक। एनायनिक डिटर्जेंट का एग्जांपल दे सकते हो? याद है? सोडियम डोडासाइल सल्फेट और लोराइल सल्फेट। ये है जो बातें ध्यान में डालना चाहिए, इसकी बात करें। ये है आपको सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन अल्कोहल्स या हाइड्रोकार्बन। सोडियम लोराइल सल्फेट
CH3 CH2 होल 10, फिर CH2 O SO2 ONE, which type of detergent is present in toothpaste? कौन सा? एनायनिक डिटर्जेंट। कौन सा? एनायनिक। या इसमें से कौन सा? 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो आंसर सोडियम लोराइल सल्फेट। देखो क्वेश्चन दोनों आंसर सेम, बात बराबर ही हुआ। सोडियम लोराइल सल्फेट कैसा है? एनायनिक डिटर्जेंट। एक दूसरा एग्जांपल भी नाम से याद कर लेना। सोडियम 2 डेकाइल, सोडियम 2 डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम 2 डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। इसमें सब कुछ सेम ही रहा था। स्ट्रक्चर देखो तो स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग, जैसे यहाँ पर SO3Na था ना, उसी तरह यहाँ पर क्या लगा दो SO3Na। और इसमें सोडियम 2 डेकाइल CH2 2 डेकाइल मतलब 12 कार्बन CH2 2 डेकाइल का मतलब समझे? बेंजीन में 2 डेकाइल, 2 डेकाइल मतलब 12 कार्बन CH3 CH2 11 SO3 Na+। सोडियम 2 डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, सल्फोनिक एसिड का सॉल्ट है। दूसरा होता है कैटायनिक। कैटायनिक डिटर्जेंट क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ, जो याद रखना है तुम्हें, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ एमाइन्स विथ एसीटेट्स या क्लोराइड्स। क्लोराइड्स या ब्रोमाइड, क्लोराइड्स या ब्रोमाइड नहीं डाल, ब्रोमाइड। इसका एग्जाम्पल सिटाइल ट्राइमिथाइल, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। देखो NH4+ होता तो क्या होता? अमोनियम। स्ट्रक्चर जो बना दे, NH4+ होता तो क्या होता? अमोनियम हो जाता। अब इसमें अगर ब्रोमाइड लग जाता तो NH4+ और Br- क्या हो जाता? ब्रोमाइड। Cl- रह जाता तो क्या हो जाता? क्लोराइड। अब इसमें क्या क्या लगा हुआ है? ट्राइमिथाइल, 3 मिथाइल लगा था। तो ट्राइमिथाइल किया। सिटाइल, सिटाइल कहते हैं 16 कार्बन, कितना? 16 कार्बन मतलब CH3 CH2 कितनी बार? 15 बार। तो ब्रेक करके एक साथ नहीं, ये सब अगर IIT सब की तैयारी करते एक साथ नहीं, इस पर प्लस चार्ज और इस पर माइनस चार्ज। सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, अगर NH4+ Br- होता था अमोनियम ब्रोमाइड होता। अब इस NH4+ से 4 H हट गए, क्या क्या लगा? एक 3 मिथाइल लगा और एक सिटाइल ग्रुप लगा। तो सिटाइल किसको कहते हैं? जिसमें 16 कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप।
और 3 मिथाइल ग्रुप। तो चारों H हटा करके 3 मिथाइल और एक सिटाइल, इसका नाम क्या हो जाता है? सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ये कैसा है? इसका एग्जांपल है कीटायनिक डिटर्जेंट। अब इसके बारे में कुछ बात, जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज। जर्म्स किस के डिटर्जेंट में जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज होता है? तो केटाइनिक डिटर्जेंट में। यूज्ड इन हेयर कंडीशनर, हेयर, और ये कॉस्टली होता है, महंगा होते हैं, इसीलिए हेयर कंडीशनर सबका दाम क्या होता है? काफी होते हैं। तो और तीसरा आ जाओ नॉन आयनिक डिटर्जेंट। Obtained by reacting stearic acid and polyethylene glycol. Which type of detergent is formed obtained by reacting स्टेरिक एसिड एंड पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल? तो आंसर होगा नॉन आयनिक डिटर्जेंट। एक बात बताना भूल गया, इसलिए इजी अपने आप समझ ले। केटायनिक, एनायनिक, नॉन आयनिक। केटायनिक जिसमें क्लींजिंग पार्ट कौन सा होता है? केटायन, पॉजिटिव वाला। एनायनिक में कौन सा? और जिसमें कोई आयन इन्वॉल्व नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? नॉन आयनिक। इसलिए ये पॉजिटिव वाला पार्ट अगर क्लींजिंग एक्शन में इन्वॉल्व हो तो केटायनिक, नेगेटिव वाला हो तो एनायनिक। का कोई सा आयन इन्वॉल्व नहीं हो तो क्या बोलते हैं? नॉन आयनिक। इसका obtained by reacting stearic acid and polyethylene glycol। इसका एग्जांपल से नाम स्ट्रक्चर बड़ा बहुत बड़ा है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल स्टीयरेट, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल स्टीयरेट used in लिक्विड डिश वॉशिंग। बर्तन धोने के लिए कौन सा डिटर्जेंट यूज होता है? कौन सा? नॉन आयनिक डिटर्जेंट। अब इस डिटर्जेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। डिटर्जेंट का एक एडवांटेज होता है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। ये वाटर को पॉल्यूट करता है। बचपन में पढ़ा होगा सोप्स और डिटर्जेंट में एक डिफरेंस। तो सोप्स क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल, और डिटर्जेंट क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल क्यों होता है उसकी बात करते हैं। तो अब आजकल जो डिटर्जेंट बनाया जाता है उसमें बायोडिग्रेडेबल नेचर बढ़ाया जाता है, जो डिग्रेड कर जाए, माइक्रोब्स के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाए, नहीं तो वाटर को क्या कर देगा? पॉल्यूट कर देता है। तो अब इसके हिसाब से देखें तो डिटर्जेंट्स दो तरह के, लास्ट है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल और दूसरा होता है बायोडिग्रेडेबल। क्यों नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट होता है? तो इसमें ब्रांच स्ट्रक्चर, बहुत बड़ा ब्रांचिंग सब होती है। ब्रांचिंग होती है तो माइक्रोब्स उस ब्रांच पर अटैक नहीं कर पाता जो उस ब्रांच को तोड़ पाए, और इसीलिए क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। आजकल जो बनाया जाता है उसमें ब्रांचिंग को कम रखा जाता है, कम से कम ब्रांच स्ट्रक्चर रहे। कम से कम ब्रांच रहेगा तो माइक्रोब्स आसानी से उस पर अटैक करके उसको क्या कर देगा? तोड़ देगा। तो जिसमें ब्रांच स्ट्रक्चर हाईली ब्रांच हो वो क्या हो जाएगा? नॉन बायोडिग्रेडेबल। और अगर ब्रांचिंग कम हो तो क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल। इसका हाईली
ब्रांच स्ट्रक्चर, लेस ब्रांच, इसका भी एग्जाम्पल जो बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायो, एक नाम है एनसीईआरटी का 4 बाहर 1357 टेट्रा मिथाइल ऑक्साइड, अंदर टेट्रा मिथाइल ऑक्साइड ब्रैकेट क्लोज, बेंजीन सल्फोनेट, हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। और इसका एग्जांपल जो एनायनिक डिटर्जेंट था, सोडियम लोराइल सल्फोनेट, ये किसका एग्जांपल? बायोडिग्रेडेबल। तो 3 टॉपिक है इसमें, ड्रग्स। अच्छा, कहते थे पुराने क्वेश्चन सब देखोगे तो उसमें और भी क्वेश्चन सब मिलेंगे, तो सबको छोड़ देना। 3 ही टॉपिक के क्वेश्चन, ड्रग्स, फूड एडिटिव और क्लीनिंग एजेंट। 7 तरह के ड्रग्स पढ़ाए गए, 3 तरह के क्लीनिंग एजेंट, और 2 क्या पढ़ाएगा? सोप्स डिटर्जेंट, फूड एडिटिव, और 2 क्लीनिंग एजेंट। तो और इस सबसे मार्क्स नहीं करते हैं। हाँ, अब हम कह रहे थे डीएनए ब्लॉक की बात। डीएनए ब्लॉक में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है आपको। जनरल प्रॉपर्टी तो अभी अभी पढ़ा होगा, पहले भी पढ़े होंगे। 10-12 प्रॉपर्टी दिखाया था, याद है? ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स, प्रॉपर्टी सिमिलर होती है किसमें? along a पीरियड। कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है जिसका n-1 d ऑर्बिटल क्या हो? इनकम्प्लीट हो। लेकिन कुछ बातें जो तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए, हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 3 सीरीज होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और फोर्थ इनकम्प्लीट है, पूरा भरा नहीं है। तो पहला सीरीज कहाँ? स्कैंडियम टू क्या होते हैं? जी, वाइटेरियम टू कैडमियम, लैंथेनम टू मर्क्यूरी, और एक्टिनियम टू, ये क्या बताता है? इनकम्प्लीट। इसके 3D, 4D, 5D, 6D, ये कहां से स्टार्ट होता है? तो 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड। एटॉमिक नंबर याद रखना चाहिए सबसे पहली बात, कि कुछ कहाँ कहाँ तुम फर्स्ट और लास्ट का तो कम से कम, और 2-3 ग्रुप वाइज याद रखना चाहिए। जहां से जैसे ये ग्रुप नंबर 12 में होगा और ये ग्रुप नंबर 3 में। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर याद है? 21, और इसका क्या आ जाएगा? 30। वाइटेरियम का 39, इसका 48। लैंथेनम का 57, इसका 80, 89 इनकम्प्लीट। तो जो तुम्हें कम से कम फर्स्ट और लास्ट का, इससे तुम क्या पता कर सकते हो? पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर, और किस ब्लॉक का एलिमेंट। सबसे पहली बात तो ये। तो कुछ तुम्हें ऐसे भी याद, जैसे यहाँ पर बताओ तो ग्रुप नंबर 11 में मैं 1 लिख देता हूँ कि सबको याद है। अगर यहाँ कॉपर है तो यहाँ क्या होगा? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। याद है एक क्वेश्चन था, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड हैव कंप्लीटली filled n-1 d orbitals, but they are considered as transition elements. Why? because there's stable oxidation state. Complete n-1 d orbital. इस सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कोई बता सकता है? इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा? 3d10 4s1, 3d10 4s1, इसका क्या होगा? 4d10 5s1, इसका क्या होगा? 6d10 7s1, 7s1. सब में d10 होगा। ग्रुप नंबर 10 मैं 1 लिख देता हूँ कि सबको याद रखा, तो निकल
इससे तुम्हें कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन करने में इजी होगा। अगर इसमें D10 है, इसमें D8 है, तो किस सब में D8 होगा? याद है किसी को? जल्दी जल्दी बता। निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल करेक्ट। निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम, ये तीनों क्या होता है? D8 होते हैं। पैलेडियम और प्लैटिनम। तो कुछ तुम्हें ऐसे याद रहना चाहिए। सबसे पहली बात ये फर्स्ट वाली, इसमें क्या बताया कि इसमें 3D4S, इसमें 4D5S, इसमें 5D6S, इसमें 6D7S। अब कॉमन प्रॉपर्टीज पर नहीं जाते हैं। अब सिर्फ ये बात सब याद रखना, जहां जहां एक्सेप्शनल है या जो हाईएस्ट है या लोएस्ट, ये वैल्यू से कंपटीशन के उतना ही बात है। वेरिएशन, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में बताओ तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसकी होगी? मैंगनीज। यहां हम फेल कर दिए। ग्राफ को देखना और एक क्वेश्चन देखना। Manganese and titanium are D5 species, but they have comparatively low melting point, low enthalpy. सॉरी सबसे कम होगी। हाँ सॉरी, सबसे कम नहीं होगी, फिर भी फिर इसका नहीं मतलब क्रोमियम से कम, क्रोमियम और आयरन से कम। हाँ। ग्राफ ऐसे जाता है, ये D5 होते हैं, यहाँ क्रोमियम होता है और क्रोमियम का सबसे ज्यादा होगा। आयरन, और D5 ये किसका था? मैंगनीज का। तो हमने क्या कहा? हाईएस्ट और लोएस्ट से दिया, जो क्वेश्चन में आते हैं इसकी बात करते हैं। तो हाईएस्ट किसका होगा? मेल्टिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसका होगा? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में क्रोमियम। और लोएस्ट किसका होगा? ये भी बता, जिंक का, जिंक D10 है। तो एक तुम्हें एग्जांपल याद रखना है, कौन सा? क्रोमियम, जिसकी हाईएस्ट क्या क्या होगी? मेल्टिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और पैरामैग्नेटिक है। और क्या चीज? पैरामैग्नेटिक। ये तीनों हाईएस्ट होगा किसका? फर्स्ट ट्रांजिशन क्रोमियम का। तो 3D5 4S1 याद है? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 6 होगा। बाकी किसी में 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। लोएस्ट तो जिंक, सेकंड में कैडमियम, थर्ड में मर्क्यूरी, ये तो सबको याद है, इसलिए नहीं। अच्छा, इसमें से एक है जिसकी E0 वैल्यू पॉजिटिव होती है, कॉपर। जो याद रखना है, कॉपर की E0 वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। मतलब इसमें से कोई 4 मेटल दे दिया, इसमें से कौन डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है? कॉपर। E0 वैल्यू पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेट कर दो इसको। इट इज लेस रिएक्टिव देन किससे? हाइड्रोजन। बाकी सारे क्या है? मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, क्योंकि सबके नेगेटिव है और हाइड्रोजन की क्या होती है? 0। तो इस सारे मेटल में कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। बाकी सब क्या कर सकता है? डिस्प्लेस कर सकता है। दूसरी बात, मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इस सीरीज में मैंगनीज। तब क्या होगा? मैंगनीज। ये सब जो याद, जो क्वेश्चन सब पूछते, कॉमन सब क्वेश्चन पूछते हैं। एक बार अगर ये सारी चीजें तुम नोट्स में जो तुम्हें 12th का पढ़ा था, उसे मेनली 2 चीजें नहीं पढ़ा है। किसका? एनर्जी डिफरेंस जो है कम होते हैं। एनर्जी डिफरेंस जो इलेक्ट्रॉन्स का है 3D5 और 4S2 होते हैं, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट लेते हैं। NS और N-1D के एनर्जी डिफरेंस क्या होते हैं? कम होते हैं। तो NS के 2 इलेक्ट्रॉन और N-1D के 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट लेता है। तो टोटल +2 से लेकर के +7 तक हो जाता है। बाकी इसके बारे में थोड़ी सी बता करके मेनली हम डिस्कस करेंगे K2Cr2O7 और KMnO4 इसकी प्रॉपर्टी सब में। हम एक ट्रेंड बता दें, तुम्हें क्या याद रखना है ये बता देंगे। मैक्सिमम और मिनिमम वाली बात ध्यान में रखना है। ये नेक्स्ट क्लास में तो कल रखेंगे।
सर इसमें क्रोमियम का CFSC वाला देखते हैं ना, अगर अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताना हो तो, मतलब कोऑर्डिनेशन में जैसे T2G और EG वाला। Cr3+ क्यों मोर स्टेबल होता है उसमें देख। हाँ। Cr3+, ये भूल रही हो तो व्हाई Cr3+ इज मोर स्टेबल देन ये Cr2+ था ना, दोनों D4 स्पेसीज है, कौन सा Mn3+ और Cr2+, लेकिन Cr2+ किस में कन्वर्ट हो जाता है Cr3+ में, और Mn3+ किस में कन्वर्ट हो जाता है Mn2+ में, क्योंकि Cr3+ मोर स्टेबल होता है, T2G उसका क्या होता है एग्जैक्टली हाफ के लिए। यस। नेक्स्ट क्लास में पोटासियम डाइक्रोमेट और पोटासियम परमैंगनेट के बारे में और थोड़ा सा पर इसका नीट में बायो और फिजिक्स कैसा आएगा? हाँ नीट में बायो और फिजिक्स का लेवल क्या रहेगा? बिल्कुल ऐसा रहेगा जो तुम्हें सारे क्वेश्चन आते हैं, वाह ठीक है? सर। तुम्हें सारे, लेकिन एक ही बात, एक बार फिर